सबने पढ़ने की होड़ लगाई। स्मार्ट हो बच्चे, स्मार्ट हो क्लासेस, सबकी यही उम्मीद है भाई, सबकी यही उम्मीद है भाई। रियो डी जेनेरियो, आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट है ना सबसे अच्छा है। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी इसमें से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बड़े पे भी आता है। तो रियो डी जेनेरियो के बारे में आज हम पूरा जानेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरियो है यहाँ पे एक स्थान का नाम। अर्थ समिट को बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। समिट माने क्या होता है? सम्मेलन। 1992 ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब इसे पूरा पढ़ते हैं तो कैसे है। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट अटेंड द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21वीं सेंचुरी। तो जून 1992 में 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन जून 1992 ये क्या है? तारीख है जिस दिन हुआ था सम्मेलन। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी हो गया। और किसके लिए किया गया था? तो अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए। और किस सेंचुरी के लिए? 21वीं सेंचुरी, 21 शिखर वो बोलते हैं ना, 21वीं सेंचुरी में डेवलपमेंट हासिल करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने होता है सतत पोषणीय विकास, सेंचुरी माने होता है शताब्दी। द मेन फोकस ऑफ दिस समिट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, किसको? पर्यावरण को बचाने का। एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो पूरा पढ़ ले। द लीडर्स ऑफ स्टेट साइनेड द डिक्लेरेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कैसे बोलेंगे? द मेन फोकस ऑफ दिस समिट वाज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था? समिति का वाज प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने का। फोकस किसका था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा करना था इस सम्मेलन का। दूसरा इसका क्या था? सामाजिक आर्थिक विकास था। क्या था? सामाजिक और आर्थिक विकास था। और इसका क्या था? द लीडर्स ऑफ स्टेट साइनेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। राज्यों के नेताओं ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के लिए क्या किया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आगे समझो तो एक बार देख लो, एक बार और। जून 1992 21वीं सेंचुरी में सतत विकास हासिल करने के लिए 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने क्या किया था? राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, राज्यों के नेताओं और वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बोलते हैं जैव विविधता। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 हैज बीन साइनेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स। एजेंडा 21 पर किसने हस्ताक्षर किए? साइनेड माने होता है सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना। वर्ल्ड लीडरों ने हस्ताक्षर किए एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट एट द डेवलपमेंट UNCED। द एम ऑफ द एजेंडा इज टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कॉम्बैटिंग environment damage, poverty
and disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibility. The major objective of this agenda is that every local government has the power to draw its one local agenda. तो एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED ने विश्व के नेताओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस एजेंडा का उद्देश्य सामान्य हितों, आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, बीमारी से मुकाबला करने, वैश्विक स्तर पर सतत विकास हासिल करना था। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार के पास अपना स्थानीय एजेंडा हो, एजेंडा 21 तैयार करने की शक्ति उनके अंदर हो। तो ये हो गया तुम्हारा एजेंडा 21। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज द एनवायरनमेंट। कितने सिंपल से शब्दों में लिखा है। इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट माने विकास, शुड माने चाहिए, होना चाहिए, टेक प्लेस हर जगह होना चाहिए, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो इसमें विकास होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए? फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सतत विकास का इसका मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए, और वर्तमान विकास में भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संसाधन नियोजन यह संसाधनों की विवेकपूर्ण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत नीति है। सुटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट, वही सेम है, चाहे तो ये आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाए, तो दोनों की परिभाषा ऊपर मैंने बता दी है। इसके बाद आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। सीधा सा है, रिसोर्स माने होता है संसाधन और कंजर्वेशन माने होता है बचाना, उन्हें संरक्षण करना उनका। तो इस हेडिंग का है रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिफर टू द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सोलर, वाटर, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, टॉप सोइल, पॉस्चर, लैंड एंड मिनरल्स, and also the preservation of forestry and watershed area etc. सतत विकास का मतलब है पर्यावरण को हो गया ये प्राकृतिक। तो अब आ गया संसाधन संरक्षण। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य है प्रकृति संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पौधे, जानवर, एनिमल माने क्या होता है जानवर, खनिज, ऊपरी मिट्टी, टॉप सोइल माने क्या होता है ऊपरी मिट्टी, टॉप सोइल माने क्या होता है ऊपरी मिट्टी, पॉस्चुलैंड माने होता है चारागाह, एंड मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब आप जानते हो खनिज, एंड ऑल्सो द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, वाटरशेड एरिया etc. तो इसमें करना क्या है हमें? इंडिया हैज डाइवर्सिटी पर रुकना कहाँ गया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? संसाधन संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य है प्रकृति के संसाधन जैसे मिट्टी, पानी, पौधे, जानवर, खनिज, ऊपरी मिट्टी, चारागाह और खनिजों के सतत उपयोग में
उपयोग से है, साथ ही वन वानिकी, जल क्षेत्र आदि के संरक्षण से है। इसका जियोग्राफिकल सिचुएशन इन इंडिया, भारत में भौगोलिक स्थिति, ये सबसे मेन पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या लिखा है इसमें, इंडिया हैज ए वैरायटी ऑफ रिलीफ नेचुरल लाइफ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन। 33% area of the country is covered by plain and they provide cultivable माने कृषि योग्य लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जिस पर क्या होता है, क्रॉप्स उगाई जाती है। 30% ऑफ कंट्री इज कवर्ड बाई माउंटेन्स एंड दे प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 27% of the country area is covered by plateaus with contain minerals resource, forest and some arable resource। तो भारत में भौगोलिक स्थिति कैसी है? भारत में पठार, पर्वत और मैदान जैसी विभिन्न राहत सुविधाएं हैं। देश का 43% भाग मैदानी इलाकों से घिरा हुआ है और ये फसलें उगाने के लिए खेती योग्य भूमि उपलब्ध कराती है। देश का 30% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है और ये वन और अन्य वन्य जीव जैसे प्राकृतिक संसाधनों को प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा प्राकृतिक जीवों को प्रदान करते हैं। देश का 27% भाग पठारों से ढका हुआ है और पठारों में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? खनिज संसाधन, और उसमें वन भी पैदा होते हैं और कुछ कृषि योग्य भूमि भी शामिल है। भारत में भूमि संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस, किस किस के लिए किया जाता है भारत में? भूमि का संरक्षण तो पहला किया जाता है फॉरेस्ट, वन के लिए। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल कल्टीवेशनल, खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं होना। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड लीडिंग फॉलो लैंड, अन्य बंजर भूमि जिसे हम क्या बोलते हैं? पलती भूमि को छोड़कर। या कौन सी होती है जो पलती भूमि? उसे छोड़कर। चौथा इसमें फॉलो लैंड। फॉलो लैंड का मतलब होता है पलती भूमि। इसके बाद आता है नॉट सॉन एरिया। सॉन माने होता है बोवनी करना, बोना, जिस पर हम फसल बोते हैं उसे हम सॉन एरिया बोलते हैं।